Hello students, welcome here again. We are again with you with a new topic and today we are discussing some important questions based on chapter 9 that is force and laws of motion. ठीक है. So student चलिए करते हैं. So what is our first question? So our first question is saying a body moving along a straight line is brought to rest in 2 seconds by a force F1 in 3 seconds by a force F2. तो आपको दोनों फोर्सेस का रेशियो बताना है. ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको. तो हमें क्या करना है, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को समझना है. हर एक कंसेप्ट को अच्छे से करना है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को. ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं बेटा. ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. चलिए अच्छी बात है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कम से कम सर्कुलर वगैरह मूव नहीं कर रही, तो हमें करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इजीली सोल्व हो जाएगा. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. हाँ जी, सो एक बॉडी है ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ओके, और वो क्या कह रही है, ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेकेंड बाई ए फोर्स. जो F1 फोर्स है, F1 वो 2 सेकेंड में उसको रेस्ट में ले आता है, और जो F2 फोर्स है वो कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में उसको रेस्ट में ले आता है. तो हमें दोनों फोर्सेस का रेशियो बताना है. तो करते हैं. तो फोर्स में और इसमें आप देखिए कोई रिलेशन है. हाँ जी बिल्कुल है, आपको पता है F = P/T, यानी कि चेंज इन मोमेंटम. इसको आप dP/dt भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है. क्लियर. तो आपने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से देखा जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की. इट मीन्स वी कैन से F1/F2 = T2/T1, है ना. ये क्या है T1, ये क्या है T2. हाँ जी. सो F1/F2 का रेशियो निकालना है, तो T2 की वैल्यू कितनी है 3, इसकी कितनी है 2. तो ये आ गया हमारा रेशियो, है ना. F1/F2 का रेशियो आ गया 3:2. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट एट हियर, बताइए. हाँ जी, वेरी गुड. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड. चलिए, आपको तो सारे क्वेश्चन आने लग गए भाई, आप तो अच्छे बच्चे बन गए हो बिल्कुल. हाँ जी. सो नेक्स्ट करते हैं. ए बॉल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वॉल परपेंडिकुलर एंड रीबाउंड एट द सेम स्पीड. देखिए एक बॉल है, जैसे कि आप ये समझिए छोटी सी एक बॉल है. हाँ जी, ये v वेलोसिटी के साथ जा रही है ऐसे. ये मान लो कोई वॉल है, इस पर जाकर ऐसे परपेंडिकुलर टकराती है और रिबाउंड वो वापस आ जाती है. तो कौन सा हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ ना. तो चेंज इन मोमेंटम बताना है आपको. देखिए ऐसे जाके दीवार पे टकराई परपेंडिकुलर और ऐसे वापस आ गई. बात को समझिएगा, ऐसे टकराई और ऐसे वापस आ गई. तो आपको बताना है कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ. सो जब गई तो इनिशियल मोमेंटम, और जो वापस आई तो फाइनल मोमेंटम, है ना. तो सोल्व करते हैं इसको. तो चलिए करते हैं बेटा. अब देखिए क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक वॉल है. तो ये हमने एक वॉल ले ली. सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम. ठीक है, वॉल ली. ये हमारे पास क्या है, एक वॉल है, और यहाँ पे एक बॉल ऐसे आती है, इसके ऊपर आके क्या करती है, स्ट्राइक. ये हमने बॉल ली. बॉल का मास हमने m लिया है, और बॉल v वेलोसिटी के साथ इधर ऐसे आ रही है. ठीक है, चलिए. अब जब बॉल यहाँ पे आके टकराई तो ये बॉल वापस भी तो गई, तो बॉल अब भी तो वहीं है m मास की, और v वेलोसिटी से ही वापस चली गई. तो हमने माना कि जब कोई भी बॉल ऐसे लेफ्ट जाती है तो ये इसका देखिए मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम भी कितना है mv, फाइनल मोमेंटम भी कितना है mv. चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना. यही होता है ना. ठीक है. सो देखिए मैंने आपको बता रखा, जब आप लेफ्ट में जाते हो तो हमें माइनस लेना होता है. जब आप इधर जा रहे हो तो हमने इसको माइनस नेगेटिव वेलोसिटी माना. ठीक है, और जब आप वापस आते हो, देखिए ये सिंपल सी बात होती है बेटा. राइट को हम सब पॉजिटिव लेके चलते हैं, लेफ़्ट को नेगेटिव लेके चलते हैं. ऐसे ही अप को पॉजिटिव लेते हैं और डाउन को नेगेटिव लेते हैं. ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल पी कितना आ गया, PF माइनस PI. PF की वैल्यू कितनी है mv, माइनस PI की वैल्यू कितनी है माइनस mv. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो mv प्लस mv कितना आ जाएगा
2mv। तो ये हो जाएगा टोटल चेंज इन द मोमेंटम। समझ गए? वेरी गुड, बड़े जल्दी समझ रहे हो आप लोग, क्या बात है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ सेम फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ए बी सी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। इफ सेम फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ए बी सी डी हैविंग मास 4 kg, 3 kg, 2 kg एंड 1 kg, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज लीस्ट एक्सेलरेशन। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से किस ऑब्जेक्ट के पास लीस्ट एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब इसके लिए हमें देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसने पूछा है कि एक्सेलरेशन, यानी कि इसने ए पूछा है, तो ए और एम के बीच में क्या रिलेशन है आप देखिए यहाँ ध्यान से। तो एम यहाँ आ जाएगा एफ बाई ए, तो एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। यानी कि अगर किसी का मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, है ना। मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। बात पकड़ में आई? इनवर्सली का मतलब यही तो होता है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो देखिए मास किसका ज़्यादा है? 4 kg वाले का मास ज़्यादा है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन किसका कम होगा भाई, बताइए, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आप खुद, आपको खुद को दिखाई दे रहा है? जो हैवी बॉडी होगी उसका एक्सेलरेशन कम होगा। जो हैवी बॉडी वो कम भाग पाएगा। एक मोटे को भगाओ, एक पतले को भगाओ भाई, कौन ज़्यादा भागेगा? पतला ज़्यादा भागेगा, जिसमें लाइट वेट होगा। हाँ जी, सो ये पूछ रहा है लिस्ट एक्सेलरेशन किसका होगा? कम। तो लिस्ट एक्सेलरेशन किसका होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। और मास ज़्यादा किसका है? देखिए हमारे पास 4 बॉडी है, ए बी सी डी। इसका 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। इसका मास ज़्यादा है। अगर ए बॉडी का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। सो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? अरे भाई बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करें, कंसेप्चुअल आ रहे हैं, बट ये बात है। हाँ जी, सो अर्थ अट्रैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट ए स्टोन टुवर्ड्स इटसेल्फ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कोई भी मतलब मटेरियल हो, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फोर्स उसने दिया 10 न्यूटन का, कि जो अर्थ अपनी तरफ किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो इतने फोर्स से अट्रैक्ट करती है। अब आपको बताना है द फोर्स विद विच द स्टोन अट्रैक्ट द अर्थ इज। ओके, स्टोन उस अर्थ को अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये क्या कह रहा है। अगर आप ये मान लो आपकी अर्थ है, ठीक है, एक स्टोन है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ इस स्टोन को अट्रैक्ट कर रही है 10 न्यूटन फोर्स के साथ। तो ये भी इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। कितने? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ, यानी कि 10 न्यूटन के साथ ही, लेकिन माइनस अपोजिट होगा ना इसके, इसका इनर्शिया होगा खुद का। तो इनर्शिया जो न्यूटन थर्ड लॉ है, NLM थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इसका आंसर? -10 न्यूटन। ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगेगा क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। बट इसने सिंपली फोर्स की बात करी है, इसलिए हम यहाँ पे +10 ले रहे हैं। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन की भी बात करता तो हम बता देते कि -10 अपोजिट होगा। चलिए, एक गन रिकॉयल आफ्टर फायरिंग टू कंजर्व। एक गन है, रिकॉयल करती है, मतलब आप देख गोली चलने के बाद पीछे झटका जो लगता है, ठीक है, वो फायरिंग के बाद कंजर्व होता है। टोटल उसका जो रिकॉयलिंग होता है कौन सी, किसकी वजह से, सबको पता है, दैट इज मोमेंटम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं हम, बताइए। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो की जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही किसका नाम है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहती है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहे। किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी दो ही तो होती है, रेस्ट और मोशन। या तो वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी या वो रेस्ट में रहेगी। और रेस्ट किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है ना। चलिए अब देखिए, विच फोर्स स्लोज डाउन द बाईसाइकिल व्हेन पैडलिंग इज स्टॉप्ड। ठीक है, जब साइकिल पे आप जाते हैं
ठीक है, तो कौन से फोर्स की वजह से जब आप पैडल मारना बंद कर देते हो तो साइकिल रुक जाती है? तो आपको पता है कि अगर साइकिल आप चला रहे हो, ठीक है, अगर आप ये देखो, मुझे ज़्यादा ड्राइविंग तो आती नहीं, बट आई एम ट्राइंग। अगर आप साइकिल चला रहे हो रोड के ऊपर, ग्राउंड पे, तो देखिए आपने पैडल मारने बंद कर दिए तो साइकिल इधर जा रही है, जो रोड है ये इस अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आया है? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड का आंसर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड का आंसर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। आप अपने आंसर साथ साथ मैच करते जाइए कितने बच्चों के करेक्ट है। आप मुझे कमेंट्स में भी आंसर कीजिएगा, खुद से ट्राई करो यार, नोटबुक लेके बैठो, पेन पेंसिल लेके बैठो, खुद से सोल्व करो, देन आई गिव यू आंसर ऑल्सो। मैं भी तो आपको बता रही हूँ, आप खुद से भी तो ट्राई करो कुछ ना कुछ, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, मेंशन 2 एग्जाम्पल विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपको एक्सप्लेन करना है, कोई भी 2 एग्जाम्पल लेते हुए। चलिए अभी कर देते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, ये देखिए, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं? एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही हैं, ठीक है। मतलब ये अगर इस पे एक्शन कर रही है तो इस पे वापस रिएक्शन कर रही है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहती है कि इफ़ ए बॉडी अप्लाई ए फोर्स ऑन द अनदर बॉडी देन द अनदर बॉडी इज ऑल्सो अप्लाइंग अपोजिट फोर्स ऑन दैट बॉडी। यानी कि दोनों बॉडी इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे पे क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। तो फर्स्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि व्हेन वी पुश ईच अदर विद द हैंड देन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन दैट बॉडीज। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? और ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेगा दोनों फोर्स, कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगता। क्लियर? हाँ जी, एक एग्जांपल देखिए इसका, क्या कह रहा है कि व्हेन ए मैन जंप आउट ऑफ ए बोट द बोट मूव बैकवर्ड। तो एक एग्जांपल आप ये लिख देना कि जब भी कोई आदमी है वो जब बोट से बाहर निकलता है तो बोट पीछे की तरफ धकेली जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल आप ये लिख देना कि रॉकेट मूव अप रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ गैसेज ऑन इट। जो गैसेज है वो नीचे की तरफ निकलती हैं और जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। आप रिकॉइलिंग ऑफ गन भी लिख सकते हैं, तो आप ये 2 एग्जांपल लिख दीजिएगा इसके अंदर। हाँ यस, तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। हमें क्या बताना है? हमें एक बॉडी के बीच में जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और जो एक्सेलरेशन है उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दिस इज 6th 7th और अब हम कर रहे हैं 9th। 8th हम बता चुके हैं आपको। तो F इज इक्वल टू एम, यानी कि अगर इसका बात का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई m मास की बॉडी है और उसको मैं एक्सेलरेट करूँ, ठीक है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे? उस पर F फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स और इसके बीच में रिलेशन है F इज इक्वल टू एम। कौन सी लॉ ने दिया था रिलेशनशिप? न्यूटन सेकेंड लॉ ने दिया था, ठीक है बेटा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एसआई यूनिट बतानी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए रेट वर्ड जब लगता है तो मतलब उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? उस चीज़ को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका और क्या कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द बॉडी। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई मास, या आप सिंपल लिए v/t इंटू मास। इसकी हमें यूनिट बतानी है, तो ये क्या बन गया? देखिए v इंटू m/t, इसको ऐसे भी लिख सकते हो mv/t, है ना। ये क्या है? मोमेंटम। ये क्या है? टाइम। और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये क्या होता है? F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या निकली? फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो 10th वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? न्यूटन। क्या आंसर आएगा? न्यूटन। सो होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि जब हम टॉपिक चैप्टर्स पढ़ लेते हैं ना, और चैप्टर को पढ़ने के बाद जब उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतना मतलब बेनिफिशियल फील होता है कि हाँ हमने ये कर रखे हैं और इन क्वेश्चन से हमें कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है और हमें कितना मज़ा आ रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। और आपको ये भी फील हो रहा होगा कि हर जगह फिजिक्स है, आपके चलने से लेकर आपके बोलने तक, आपके बैठने तक, एवरीवेयर फिजिक्स इज़ अवेलेबल। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरेक्टिव मतलब सब्जेक्ट है आपका, जिसको आप अपनी लाइफ में रियली फील कर सकते हो।
है ना। जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और हम इतने लकी हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने उनका पहले ही आंसर दे रखा है हमें। हम क्यों चलते हैं, हम क्यों बैठते हैं, हम क्यों बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ आपको कैसे सुनाई देता है, कोई भी चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है, तारे ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। सो इतने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आते हैं उनका आंसर हमारे पास है, एक ट्रूथ के साथ, एक प्रूफ के साथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को करते रहिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।